नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की आखिरी कैबिनेट बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले। दिल्ली मेट्रो फेज 4 को मोदी कैबिनेट की मिली मंजूरी। 8,400 करोड़ की लागत से बनेंगे 2 कॉरिडोर। चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा झटका, कई बड़े नेता होंगे बीजेपी में शामिल। विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल। केजरीवाल ने सीए को बताया खतरा, कहा पाकिस्तानियों को ला रही बीजेपी भारी भीड़ आएगी। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। 2019 से 2024 के बीच खरीदे गए 22,217 चुनावी बॉन्ड, इनमें रिडीम करवाए गए 22,030 बॉन्ड। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने पहली चुनौती की पार। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हुए पास। जेजेपी ने किया वॉकआउट। मनोहर लाल खट्टर ने करनाल विधानसभा से दिया इस्तीफा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव से पहले मोदी सरकार के बड़े फैसले की। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की कैबिनेट की आज आखिरी बैठक हुई, जिसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। बड़ा तोहफा दिल्ली वासियों को मिला है। मोदी कैबिनेट ने दिल्ली मेट्रो फेज 4 में 2 नए कॉरिडोर को हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत 8,399 करोड़ की लागत से 2 नई मेट्रो लाइन का निर्माण होगा। लाजपत नगर से साकेत, जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच में दोनों नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। दोनों लाइंस की कुल लंबाई 20 किलोमीटर से ज्यादा है। चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का बड़ा फैसला है। साथ ही कुछ और बड़े फैसले लिए जाने की भी खबर है। मोदी कैबिनेट में क्या कुछ चर्चा हुई और किन किन फैसलों को मंजूरी मिल गई? देखिए, आज आखिरी कैबिनेट बैठक थी और यकीन मानिए कई सारे मंत्री वहां ऐसे मौजूद थे जिनको अच्छी तरीके से पता है कि ये उनके जीवन का आखिरी कैबिनेट मीटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को बधाई भी दी और पिछली जो मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों से सवाल जवाब किए गए थे, उस माहौल में आज मीटिंग तो नहीं हुआ। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस कैबिनेट ने पिछले 5 सालों में कमाल का काम किया है और जाते जाते दिल्ली को भी बड़ा सौगात एक होकेला कि वो तो हर राज्य में घूम घूम के अभी पिटारा खोले हुए हैं, लेकिन दिल्ली की ये जो 2 मेट्रो लाइन की जो बात कही गई, उससे दिल्ली वालों को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा शासनकाल 5 साल 2014 से 2019 और 2019 से 2024 क्या शानदार सफर रहा है। ऐसे काम किए गए हैं कि कोई भी शख्स जो सरकार के ऊपर निगरानी रखता है, इसकी स्टडी करता है, वो यही कहेगा कि आज़ाद भारत के बाद से ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल गवर्नमेंट, जिसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और देश के नाम को हर तरफ रोशन किया है। जी, तो मोदी सरकार चुनाव से पहले जबरदस्त एक्शन में है, तो वहीं विपक्ष में भगदड़ मची है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। नंदुरबार जिले के बड़े नेता पदाकर वल्वी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। संजय निरुपम ने भी अशोक चौहान से मुलाकात की है और अशोक चौहान ने भी बड़ा बयान देते हुए आज कह दिया कि कई बड़े नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। खबर पंजाब से भी सामने आई, जहां पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर कल बीजेपी में शामिल होगी। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी से नाखुश है ममता बनर्जी के भाई स्वपन बनर्जी। बीजेपी में शामिल होने की उनकी भी चर्चा है। तो वहीं इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। ये क्या चल रहा है विपक्ष में? भाई, जो चल रहा है वो आंखों के सामने है। एक ही चीज चल रहा है, देश में मोदी की लहर जो है वो चल रही है और उसी का ये नतीजा है कि लोग भाग रहे हैं। कल संजय निरुपम का बयान आया था कि किस तरह का गठबंधन कर रहे हो। उन्होंने कहा भाई कोई खिचड़ी घोटाला करने वाले का नाम
उद्धव ठाकरे ने उनकी कंस्टिट्यूंसी से घोषणा कर दी। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ नहीं, अभी बातचीत पूरी हुई नहीं, और दनादन उद्धव ठाकरे उम्मीदवार को उतारते चले जा रहे हैं। तो एक तो ये बताता है कि पूरा ये कांग्रेस पार्टी ये मिसमैनेज्ड, कंफ्यूज्ड किस्म की पार्टी बन के आई है। और इस बात सिर्फ इसकी नहीं है, अंदर खाने भगदड़ बचा हुआ है। मल्लिकार्जुन से कहा जाता है भाई चुनाव लड़ लो, बोलते हम नहीं लड़ेंगे, अब इस उम्र में नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ से कहा जाता है कहते भाई बेटी के लिए काम करेंगे। गहलोत से कहा जाता है कि नहीं नहीं अब तो हमारा काम खत्म हो गया, हम चुनाव नहीं कोई बड़ा लीडर चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। भगदड़ मची हुई है, भाग रहे लोग। और जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है इस गठबंधन के कंफ्यूजन की वजह से, वो भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि सारे लोग ये इंडी गठबंधन को छोड़ के ये प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए में सवार हो रहे हैं। तो इशारा बिल्कुल साफ है, 2024 का चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। जी, तो चुनाव से पहले भगदड़ जारी है, सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा है। साथ ही चुनाव से पहले सीएए लागू होने से विपक्ष की टेंशन भी बढ़ गई है। पूरा विपक्ष सीएए को लेकर विरोध में उतर आया है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरते हुए सीएए का जमकर विरोध किया और इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा, देश में अपने लोगों को सरकार रोजगार नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भारत में लाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वोट बैंक बनाने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए लागू होने से भारी भीड़ भारत में आएगी और ये देश के लिए खतरनाक है। भारत सरकार का जो पैसा हमारे देश के विकास पर खर्च होना चाहिए वो पाकिस्तानियों को हमारे देश में बसाने के लिए किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी ने कहा, विपक्षी दल सीएए पर झूठ बोलना बंद करे। सीएए किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनेगा। क्यों केजरीवाल लोगों को इस तरह का बयान देकर भड़का रहे हैं? घटिया मानसिकता, घृणित बयान, जितनी भी निंदा की जाए वो बिल्कुल कम है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि कौन आ जाएगा, आपके घर के सामने झुग्गी बना लेगा, चोरी करेगा, बलात्कार करेगा, डकैती करेगा, क्रिमिनल का। ये बात केजरीवाल के पास जरा सा भी हिम्मत है तो बांग्लादेश से आए मुसलमानों के बारे में बोल सकता है। रोहिंग्या मुसलमानों को जिसको ये बसा रहा है दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, उसके बारे में बोल सकता है। जो रियल सेंस में क्राइम कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोलेगा। तुमने क्या कहा है? और खुद को कहता है ये पढ़ा लिखा। एक तो झूठ बोलने में इससे ज्यादा शातिर कोई नहीं मिलेगा आपको। कानून पढ़ा है तुमने? सीए का कानून साफ साफ कह रहा है नागरिकता उसे ही दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। लोगों को डरा रहा है, कह रहा है हम अगर दरवाजे खोल देंगे पता नहीं कौन कौन आ जाएंगे। तुमने तो खोल रखा है दरवाजा बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। वो क्राइम भी करते हैं, मुंह में घिग्गी बन जाएगी अगर एक शब्द भी ये बोल दिया। पढ़े लिखे आदमी है। कौन होगा बलात्कारी, कौन होगा चोर, कौन होगा डकैत? पाकिस्तान से आए हुए सिख, पाकिस्तान से भगाए गए सिख, अफगानिस्तान से आने वाले सिख। पंजाब वाले लोग ही जवाब देंगे इसका कि ये किस तरह के इसके मन में जो कुछ भी आता है, ये अपनी गंदी राजनीति के लिए कुछ भी कह देता है। ये हिंदुओं और सिखों का बहुत बड़ा अपमान इसने आज किया है। जी, तो सीए को लेकर विपक्ष घिनौनी राजनीति पर उतर आया है। साथ ही चुनावी बॉन्ड को लेकर भी विपक्ष की राजनीति जारी है। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा हलफनामे में दे दिया। एसबीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में एक पेन ड्राइव और 2 पीडीएफ फाइल के जरिए सामग्री सौंपी है जो पासवर्ड से संरक्षित है, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान किसी पार्टी को नहीं हो पाया है। उसकी रकम पीएम रिलीफ फंड में जमा
जमा कर दी गई है। हलफनामे के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इन बॉन्ड्स में से 22,030 बॉन्ड रिडीम करवाए गए। एसबीआई ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच में यानी 12 दिनों में 3,346 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 1,609 को रिडीम कर लिया गया है। क्या कुछ है हलफनामे में? देखिए, कोर्ट का आदेश था कि भाई सारी जानकारी आप दे दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। 15 तारीख को ये वेबसाइट के ऊपर लोड कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे थे उनको मैं चेतावनी दे दूं, बहुत बुरे फंसने वाले हैं ये लोग। अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे ये लोग। ये जो विपक्ष में ये राहुल गांधी और ये और वो तमाम और ये दलाल पत्रकारों के लिफ्ट लिबरल कबाल है कि कोई हिस्टोरिक विक्ट्री हो गई है। 22,000 के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को गए हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम लीजिए, आपको मालूम चलेगा पैसे खाए इन लोगों ने। कोई नहीं बचा है। बहुत शौक था इन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई दुनिया के सामने आने के लिए। 1,000 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने लिए। किससे लिए? कौन लिया? अब इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम सामने आएंगे तो राहुल गांधी क्या बोलेंगे? और कहीं खुदा न खास्ते अडानी से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस पार्टी खा गई होगी, किस जगह मुंह छिपाएंगे अपना? आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लिए, टीएमसी ने लिया, आरजेडी ने लिया, समाजवादी पार्टी ने लिया, टीडीपी ने लिया। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे लिए? 22,030 बॉन्ड्स का जब खुलासा होगा, ये पूरी की पूरी तमाम ये पॉलिटिकल पार्टी जो अभी नाच रहे हैं ना, ये शुतुरमुर्ग की तरह अपने गर्दन को किसी जमीन में गाड़ लेंगे। जी, आज की आखिरी खबर में बात हरियाणा में नई सरकार की। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दांव खेला है। नयाब सिंह सैनी हरियाणा के नए और 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। कल शपथ लेने के बाद आज सैनी ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। लंबी चली चर्चा के बाद सैनी सरकार ने विश्वास मत हासिल भी कर लिया। विधानसभा में बिना मतदान ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। यानी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में बहुमत पेश करते हुए फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और सरकार को बहुमत का आंकड़ा भी हासिल हो गया। इसी के साथ हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। विश्वास मत तो हासिल हो गया, लेकिन अब जेजेपी का क्या होगा? भाई जेजेपी का मुझे लग रहा है उन्होंने वॉकआउट कर गया। अब इन लोगों को अलग चुनाव लड़ना होगा। भारतीय जनता पार्टी अलग तैयारी करेगी। आम आदमी पार्टी का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे कि देखिए ये जेजेपी वाले और बीजेपी वालों की साजिश है। इन लोगों ने आपस में ही कुछ कहानी गढ़ने में ये लोग बड़े माहिर हैं, बहुत माहिर। दिक्कत क्या है कि बहुत ही स्मूथली भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुमत को साबित कर दिया। कुछ इधर भी टूटे, कुछ उधर भी टूटे, लेकिन बड़ी बात कि जैसे ही आपने अपनी बहुमत साबित की, खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया। बहुमत पूरा करवा के इस्तीफा दे दिया, मतलब उनको अब केंद्र में लाने की तैयारी शुरू हो गई। उनको शायद करनाल से, इफ आई एम राइट, करनाल से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो आप देखिए कि दिस इज पैटर्न। ये नहीं है कि हिमाचल वाला फियास्को नहीं है। आपस में गुत्थम गुत्थी लड़ रहे हैं, आपस में ही चले गए कोर्ट। हाँ, विज साहब नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको मना लिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह का कोई बदलाव करती है, जब इस तरह के कोई रणनीति पे काम करती है, तो वो बड़ा ही स्मूथली हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में विद्रोह, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, बयानबाजी, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो ये डिफरेंस भी देश की जनता के सामने साफ साफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।
नमस्कार।